राज्य सरकारें क्या बैठने के लिए हैं? केंद्र सरकार ने राज्य चलाने हैं, तो फिर खत्म कर देते हैं ना, मुख्यमंत्री बनाना ही बंद कर दीजिए, प्रेसिडेंट बना देते हैं, प्रधानमंत्री की जगह प्रेसिडेंट लागू कर देते हैं। प्रेसिडेंट ही होना चाहिए भारत का। लोगों को यहाँ की जो व्यवस्थाएं हैं, जो क्वाज़ाई फेडरल स्ट्रक्चर है हम लोगों का, उसकी समझ नहीं है, गवर्नेंस स्ट्रक्चर्स की समझ नहीं है, और कम से कम भारत में रहने वालों को भी अपने गवर्नेंस स्ट्रक्चर की समझ रखनी चाहिए कि राज्य सरकारों की जिम्मेवारी को आप केंद्र सरकार की जिम्मेवारी के रूप में नहीं दिखा सकते। और केंद्र सरकार को अपना काम करना है, जो कि बहुत बहुत शिद्दत के साथ काम कर रही है, लगातार चिट्ठियां लिख रही है, लगातार चीजें भेज रही है, लगातार पैसों की व्यवस्था कर रही है, पीएम केयर्स के माध्यम से व्यवस्था है कि इन लोगों ने तो वेंटिलेटर्स तक खोले नहीं है। इस तरीके की हरकतें इन्होंने की। दिस इज द ऑर्डर ऑफ दैट द्वारका सेंटर कि 8 तारीख से शुरू हो चुका है। जिस तरीके से इन लोगों ने आपको फर्जी कागज दिखाए हैं ना, मैं असली कागज आपको दिखा रही हूं कि इन्होंने डिक्लेरेशन दी है कि 8 तारीख से शुरू हो चुका है। मैं आप सबसे गुजारिश करती हूं कि आप द्वारका सेंटर जाके देखिए, अगर एक भी आपको मरीज वहां पे मिले और एक भी व्यवस्था वहां दिखे। और इसके अलावा इनके जितने एसडीएम्स लगे हुए हैं, जितने डीएम्स लगे हुए हैं, आपको हैरानी होगी जानकर कि इनको कह कर 50 जगह मैंने इनको फोन किया कि आप ये यहाँ सेंटर तैयार हो गया, आप इसको सरोजनी नगर वाला सेंटर तैयार हो गया है और कार्तिकेयन इनके एसडीएम है कि आप इनको लाइसेंस दीजिए, आप फौरन इनको चिट्ठी दीजिए। वो चिट्ठी आज तक नहीं मिली है, 3 दिन हो गए कहते हुए, 4 दिन। और फिर कि मैंने मैम फाइल मूव कर दी है, और वो भी केंद्र सरकार में किसी अफसर से बात की तब कि मैंने फाइल मूव कर दी है, वो अभी डीएम के पास है, वहां से जब आएगी तब आएगी। इस पे इंक्वायरी होनी चाहिए जी। इस वक्त बात ये नहीं कि अगले ने सेंटर कैसे शुरू किया, उसको तो जरूरत है, उसने शुरू कर दिया। इंक्वायरी इस बात की कि आपने अब तक कागज क्यों नहीं दिया जो आपको चिट्ठी देनी थी। लगातार इनकी ये हरकतें हैं। 8 तारीख की डिक्लेरेशन आज तक शुरू नहीं हुआ, कोई व्यवस्था नहीं है। वो चलाने के लिए भी केंद्र सरकार आएगी। आप दे दीजिए सांसदों को, हम लोग कर देंगे, हम सब अपने अपने क्षेत्र का देख लेंगे। एमएलए कोई दिख रहा है आपको? स्वास्थ्य मंत्री दिखा है आपको? मुख्यमंत्री कुछ और कहता है, उप मुख्यमंत्री कुछ और कहता है, मुख्यमंत्री कुछ और कहता है, एक प्रवक्ता बना रखे इन्होंने अपने एमएलए राघव चड्ढा, वो कुछ और कहते हैं। 24 घंटे नाटक। अरे मैं तो आपको बता रही हूँ कि नोडल ऑफिसर जो है, जो इन्होंने नोडल ऑफिसर बनाया है और जो बाकी नोडल ऑफिसर्स लगे हुए हैं, आप फोन कीजिए, अभी मैं करती हूँ फोन उठ जाए तो बात कह दीजिएगा, करिए फोन आप। इन्होंने हम लोगों के फोन नंबर सारी चारों तरफ चला दिए थे ना, उनको वायरल किया था ना। हमारे फोन आज भी चल रहे हैं, आज भी मेरा फोन चल रहा है, 24 घंटे चलता है। और दिल्ली नहीं बल्कि दिल्ली के आसपास वाले भी आज हवाला देते कि आपका नंबर हमें व्हाट्सएप में मिला, आप हमारी ये मदद कीजिए, वो मदद कीजिए। जहां तक हो सकता है करते हैं, उस एरिया के लोगों को बोलते हैं। मगर आप बताइए इनके एमएलए कहाँ हैं? जो फॉर्मूला है वैक्सीन बनाने का, उनको ज्यादा कंपनीज को बांटना चाहिए ताकि ज्यादा वैक्सीन बने और टाइम पर बने। और इसको लेकर प्रधानमंत्री को पत्र भी लिखा है केजरीवाल ने। मैं समझती हूं कि अरविंद केजरीवाल कम से कम IIT में पढ़े हैं, तो थोड़ा सा विज्ञान जानते होंगे। अब वहां भी कोई फर्जीवाड़ा करके घुसे हो तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन अगर विज्ञान जानते हैं और समझते हैं तो इनको ये समझ होनी चाहिए कि जो लाइसेंसिंग पॉलिसी होती है, वो खास तौर पे जब आप लाइव वायरस आदि से डील कर रहे होते हैं, तो उसके लिए कुछ फैसिलिटी, कुछ बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत होती है। उस तरीके का इंफ्रा जहां होगा लाइसेंस आप उसी को दे सकते हैं ना। आपकी तरह मोहल्ला क्लिनिक पर प्राइमरी हेल्थ सेंटर के नाम पे तो दुनिया नहीं बेच सकती, क्योंकि प्राइमरी हेल्थ सेंटर जब आपको बनाने थे तो आपने मोहल्ला क्लिनिक खड़े कर दिए थे और आपने कहा था मैं 900 प्राइमरी हेल्थ सेंटर बनाऊंगा, जबकि 265 के 230 रह गए हैं।
और उसी तरीके से जो वैक्सीन है वो मोहल्ला क्लिनिकों में नहीं बनती। वैक्सीन बनाने के लिए वो सुविधा भी चाहिए। जिसके पास वो सुविधा है, जो वो सर्टिफाई कर सकता है, उसी को लाइसेंस दिया जा सकता है। और मैंने आपको पहले भी कहा और मैं दोबारा बताना चाहती हूँ कि 3-4 ऐसे लोगों को लाइसेंस ऑलरेडी दिया जा चुका है। तो ये कोई नई बात नहीं कह रहे। और ये इस पे अपना एडवर्टीजमेंट चलाएंगे या अखबार और मीडिया वालों को बेचेंगे और पैसे खर्च करेंगे, तो उसका भी हिसाब ले लीजिएगा कि इस चिट्ठी को चलाने के लिए कितने करोड़ रुपया इन्होंने खर्चा है, जो भारत सरकार ऑलरेडी कर चुकी है। देखिए, दो विषय हैं। कांग्रेस का नेगेटिव एटीट्यूड है तो आपको सबको दिख ही रहा है, और उसमें लगातार मैं 2 कंपनीज की और 2 लोगों की खास तौर पे बात करना चाहती हूँ। इसलिए नहीं कि मुझे उन कंपनीज से कोई नुकसान है या कोई पर्सनल जाति दुश्मनी है। फाइजर को बढ़ाने के लिए इन्होंने हाथ पैर बहुत मारे हैं, और बायोएनटेक। मेरे पास वो सुविधा नहीं है कि मैं इन दोनों का कनेक्शन निकाल पाऊं, लेकिन जो थोड़ा बहुत मैंने पढ़ा है उसमें ये स्पष्ट हुआ है कि कुछ लोग जो फाइजर के साथ काम करते थे वो बाद में बायोएनटेक में काम करने के लिए गए, और किस तरीके की फंडिंग हुई, क्या हुआ, और फिर बायोएनटेक की रिसर्च के ऊपर फाइजर ने एक mRNA आधारित वैक्सीन बनाई, जिसको -24 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर चाहिए ट्रांसपोर्टेशन के लिए। अब आप मुझे बताइए, हिंदुस्तान के अंदर ऐसी कोल्ड चेन जो -24 डिग्री पे आपके दूर दराज देहात तक ले जा सकती है, दिल्ली एयरपोर्ट पे वैक्सीन उतरे और बिहार तक -24 डिग्री पे आप उसको ले जा सकते हैं क्या? -24 डिग्री वाले आपके देश में कितने राज्य होंगे जहां पर आप कुछ क्लाइमेटिक टेम्परेचर ये वो करके कुछ हद तक उसको प्रिजर्व कर सकते हैं? इन्होंने उसकी बहुत ज़्यादा बात की। उसके साथ 2 चीज़ें और थी कि जब कोई भी वैक्सीन लागू होती है तो आपको याद होगा कि वैक्सीन को एक पॉपुलेशन पे जब टेस्ट किया जाता है, क्योंकि ये सब जीन आधारित है। मेरा जीन ज़रूरी नहीं है यूरोप का जीन हो, और आपका जीन ज़रूरी नहीं है कहीं और वाला। हमारा जेनेटिक मेकअप अलग अलग है, और ये सब वैक्सीन जीन्स के आधार पर बनाई गई, mRNA, माइटोकॉन्ड्रियल RNA DNA, तो वो सब फर्क है। तो जब आप टेस्टिंग स्टेज में होते हैं, बिना टेस्टिंग के अलाउ कर दिया जाए, ऐसा हो सकता है क्या? टेस्टिंग के लिए तो टेस्टिंग फेज तो आपको चलाना ही पड़ेगा। ये कह रहे थे कि हमें आप टेस्टिंग फेज मत करने दो, आप सीधा अलाउ करो। तो सरकार ने कहा नहीं जी, ऐसा संभव नहीं है। टेस्टिंग फेज, भारत के लोगों की सुरक्षा हमारी जिम्मेवारी है, और इसलिए बिना टेस्टिंग के हम अलाउ नहीं करेंगे। और इसी संदर्भ में आपको मैं पुराना किस्सा याद दिलाना चाहती हूँ, जो कि कांग्रेस के समय काल में हुआ, जब एक वैक्सीन तैयार किया गया कैंसर ऑफ द सर्विक्स के लिए, और उसको ट्रायल किया गया छत्तीसगढ़ की छत्तीसगढ़ या झारखंड, मेरे को थोड़ा कंफ्यूजन है, वहां की ट्राइबल बच्चियों के ऊपर, और 90 लड़कियों की डेथ हुई थी। आज अगर ऐसा हो जाए, जिम्मेवार कौन होगा? भारत सरकार, क्योंकि आपने बिना ट्रायल किए लाइसेंसिंग दे दी। ठीक है, तो और जो नुकसान होगा उसकी जिम्मेवारी लेने को तैयार नहीं है। तो ऐसी कंपनीज को तो आप नहीं कर सकते। आपको एक व्यवस्था के तहत ही लोगों को अलाउ करना है, चाहे वो स्पुतनिक है, चाहे कुछ और है। वैक्सीन आए, जरूर आए, क्योंकि हमारी जरूरत है, लेकिन हम सिर्फ बाजार नहीं है जी। लोगों की जान बचाना और लोगों की जान बचाने की जिम्मेवारी भी हम लोगों की है, और लाइसेंसिंग पॉलिसी उसी के तहत पर खोली जाएगी। उसकी सेफ्टी, सिक्योरिटी, अवेलेबिलिटी, जेनेटिक मेकअप के ऊपर उसका असर, और जिम्मेवारी लेने की क्षमता उस कंपनी की, उसी के आधार पर लाइसेंस दिया जाएगा। यही कारण है कि कांग्रेस के जमाने में जिस तरीके की हरकतें हुई, भाजपा वो हरकतें करने को तैयार नहीं है। लेकिन कांग्रेस के कर्मकांड हम भूल गए हैं, ऐसा भी नहीं है। दूसरी चीज, लगातार सेंट्रल विस्टा पर अटैक करना। 862 करोड़ तुमको चुभ रहा है, वो पार्लियामेंट में कौन प्रधानमंत्री बैठने जा रहे हैं?
सेंट्रल विस्टा भारत के लिए बन रहा है या बीजेपी के लिए बन रहा है? तुम नहीं आओगे या तुमने तय कर लिया कि 44 सांसद भी नहीं आएंगे इस बार, तुम्हारे 4 भी नहीं आने वाले, ये तुमने तय किया? और तुमको पता है कि भारत के लोकतंत्र का जो नया मंदिर है वो तुमको जगह नहीं देगा, क्योंकि तुम लोगों की हरकतें ऐसी हैं। सोनिया गांधी जी और उनकी पार्टी अब तक कर क्या रही है, आप मुझे बताइए। सेंट्रल विस्टा ना बीजेपी का है ना प्रधानमंत्री का है, और अगर प्रधानमंत्री है तो नरेंद्र मोदी जी ने तय नहीं किया कि वो हमेशा प्रधानमंत्री रहने वाले हैं। लेकिन अगर ये पार्लियामेंट के अंदर जो 100 साल के आसपास, 75-70 साल से ऊपर 100 साल के आसपास इसने निकाल दिया, तो उसमें बहुत सारी कांग्रेस की सरकारें रही हैं। आने वाले भविष्य में जब ये बना था 1930-32 जो भी समय रहा हो, उससे अब हमारी जनसंख्या कितनी बढ़ गई है। आज हम 130 करोड़ का देश है, वो 35 करोड़ का देश के समय पे बना था। और उतने सारे आपके, अब जब डिलिमिटेशन होगी तो आपके एमपीज की संख्या बढ़ने जा रही है। कहां बिठाओगे उन एमपीज को? 2000 करोड़ के आसपास, हजार करोड़ के आसपास जो है, भारत सरकार हर साल पैसा खर्चती है किराए के रूप में, और जो भी व्यवस्थाएं खड़ी होती हैं वो देश की व्यवस्थाएं, परमानेंट व्यवस्थाएं हैं, वो किसी के घर की व्यवस्था नहीं है। और ये प्रोजेक्ट कि संसद नया होना चाहिए, विस्टा ठीक होना चाहिए, ये 20 साल पुराना प्रोजेक्ट है। ये कोई प्रधानमंत्री जी का प्रोजेक्ट नहीं है। सिर्फ प्रधानमंत्री जी ने उस प्रोजेक्ट को लागू किया है। जो काम तुम नहीं कर पाए वो प्रधानमंत्री जी ने करके दिया है। और समय पर भारत की कंपनी, भारत के लोग और भारत अपने लिए आजाद भारत किस तरीके का लोकतंत्र के मंदिर का निर्माण कर सकता है, वो भी एक बहुत बड़ा संदेश है। और ऊपर से जब इकोनॉमी डाउनफॉल हो रहा है कि इकोनॉमी गिर रही है, इकोनॉमी गिर रही है, ये हो गया वो हो गया, अरे भाई काम तो करना पड़ेगा ना। जब आप काम करेंगे तभी मजदूरों के घर में चूल्हा जलेगा। तो काम करके लोगों का घर भी चले, इकोनॉमी को भी बूस्ट मिले, और आने वाले नए भारत का नया लोकतंत्र का मंदिर तैयार हो, इसकी तैयारी है। तो जो लोग सेंट्रल विस्टा के ऊपर गुमराह कर रहे हैं वो बताएं कि एमएलएस के लिए 900 करोड़ का किस लिए आप जो है प्रावधान करके महाराष्ट्र के अंदर मकान बनवा रहे हो। देखिए आप, हाँ नहीं, आप क्या चाहते हैं कि हम नकली नोट छापना शुरू कर दें? और अमेरिका ने अभी कुछ नोट छापे हैं अपने देश का, जो सीधे तौर पे इन्फ्लेशन जो है वो ट्रांसपोज कर दिया सबके ऊपर। आप चाहते हैं कि इन्फ्लेशन बढ़ाया जाए? 90 करोड़ लोगों को जो खाने की व्यवस्था की गई है वो भी उसी भत्ते का रूप है। आप ये मत भूलिए, भत्ता केवल हाथ में देने से नहीं होता। और बहुत सारे राज्य, हरियाणा ने कुछ पैसों का प्रबंध किया, कुछ और राज्य, तो राज्य सरकारें फ्री हैं देने के लिए, किसी को नहीं रोका।